नमस्कार। इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अब डिक्टेटरशिप बनने जा रहा है। अगर 2024 के इलेक्शंस को बीजेपी सरकार जीतती है तो जिस देश के अंदर ना तो कोई पार्टी बचेगी और ना ही आगे से इलेक्शंस होंगे। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा। इतने बड़े बड़े लोग लगातार ये बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें कितने हद तक सच है आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मैं किसी एक इंसान या फिर किसी एक पार्टी से बायस्ड होकर बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि सच्चाई आप सभी के सामने आ जाए। और अगर आप लोग सच्चाई जानने के इच्छुक है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। प्यू जो कि एक यूएस बेस्ड रिसर्च सेंटर है, उन्होंने 2023 में एक सर्वे किया और उस सर्वे में पता चला कि 85% ऑफ इंडियन पीपल वांट मिलिट्री रूल और ऑथोरिटेरियन लीडर जो कि बिना पार्लियामेंट और कोर्ट की इंटरफेरेंस के काम करे। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि भारत के 85% लोगों को एक डिक्टेटर चाहिए। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ एक डिक्टेटर पूरा कर सकता है, ये सरकार पूरा नहीं कर सकती। अभी रिसेंट के एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं। लद्दाख में लगातार सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट पे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि सरकार ने वादे किए थे पूरे करने के, लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरीके से उनको इग्नोर कर रही है। तो क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? लगातार किसान आंदोलन हो रहा है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं, तो क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? लगातार किसानों पर रबर बुलेट्स और टीयर गैसेस छोड़ी जा रही है, क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? अगर कुछ समय पहले की मैं बात करूं तो मणिपुर आपको याद होगा। मणिपुर के ऊपर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और मणिपुर के ऊपर अभी तक कोई स्टैंड भी नहीं लिया गया है। इस वीडियो को देखिए किस तरीके से एक एमएमए फाइटर मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारी मदद करें। मणिपुर के लोग बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। मोदी जी ये चूरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर्स हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी अब एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। लेकिन बहुत से लोगों का कहना यह है कि किसान खुल के आंदोलन कर रहे हैं, लद्दाख में खुल के आंदोलन चल रहा है, तो फिर ये डिक्टेटरशिप कैसे है? क्योंकि डिक्टेटरशिप में तो आप आंदोलन कर ही नहीं सकते। लेकिन उन लोगों का भी ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि डिक्टेटरशिप भी काफी टाइप्स की होती है। डिक्टेटरशिप में मेनली 3 टाइप होते हैं, जिनमें सबसे पहला टाइप होता है मिलिट्री रूल, दूसरा होता है पार्टी रूल और तीसरा होता है इंडिविजुअल रूल। लेकिन आप कुछ लोग कहेंगे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में से किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते, तो आपने कैसे कह दिया कि मोदी जी एक डिक्टेटर है? मोदी जी डिक्टेटर है ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा है, बल्कि ये आर्टिकल ऐसा कह रहा है। स्पिन डिक्टेटर द चेंजिंग फेस ऑफ टायरनी 21st सेंचुरी। इस बुक के अकॉर्डिंग पुराने टाइम के जितने भी डिक्टेटर्स थे उन्होंने फिजिकल पावर और वॉयलेंस के दम पे अपनी सत्ता को बरकरार रखा। लेकिन 21st सेंचुरी में ये चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, क्योंकि 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो दैट्स वाई यहाँ पे डिक्टेटरशिप की जो डेफिनेशन है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। स्पिन डिक्टेटर्स की एक खासियत है कि वो लोगों पर फिजिकल पावर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। का जो मेन हथियार होता है वो है इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन में इस तरीके से मैनिपुलेशन की जाए कि सामने वाली पार्टी को लोगों के सामने बेवकूफ घोषित कर दिया जाए। इन वीडियोस को देखिए, ये वीडियोस पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड है। कितने हुए बताओ? 50, 15 कितना हुआ? 73, 73 कितने हुए बताओ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73, 73। स्पिन डिक्टेटर्स मीडिया और जर्नलिस्ट को खरीद लेते हैं और उनके थ्रू लोगों तक सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है जो वो चाहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन 100% उनके हक में होगी और पॉजिटिव होगी, ताकि लोगों को लगे ये इंसान सही है बाकी सब गलत है। स्पिन डिक्टेटर्स खुलेआम लोगों पे कभी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते। स्पिन डिक्टेटर्स एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि लोग उनके पास खुद चल के आए। सेम टू सेम ऐसा ही हुआ कांग्रेस और अदर पार्टी के लीडर्स के साथ। सबसे पहले उनके ऊपर ईडी की रेड पड़वाई गई, उनको जेल में डाला गया, लेकिन ऐसे ही उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी, उनको हैंड टू हैंड क्लीन चिट भी मिल गई। बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे कि मोदी जी को तो जानबूझ के फंसाया जा रहा है। बताओ जरा कितने ही घोटालों में उनका हाथ है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इसके बारे में तो हर कोई जानता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से बीजेपी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं और जिन कंपनीज का टर्नओवर बहुत थोड़ा है उससे दुगने के इलेक्टोरल बॉन्ड वो बीजेपी गवर्नमेंट को दे रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? और उससे भी पहले ये लोग लेके आए थे अग्निवीर स्कीम, जिसने देश भर में बहुत ज्यादा दंगे फसाद करवाए। जो अग्निवीर सेलेक्ट किया गया है इसमें तीनों चीफ की एग्रीमेंट नहीं थी उस समय, क्योंकि वो आर्मी में सर्व कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही रिटायर हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी बुक में लिखा कि इसमें हम लोग तीनों लोग शॉक थे जब ये आया था। और आज हमारे यहाँ पे
तकरीबन 14 ऐसे अग्निवीर हैं जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। इलेक्शन जीतने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसा कि इन्होंने 2014 के अंदर किया। 2014 के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे जनता से वादे करे, हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, लेकिन इन तीनों वादों में से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन उन दिनों इनका एक नारा बड़ा फेमस हुआ, जो था कि भाई और बहनों, क्या इन अच्छे दिनों के लिए लोगों ने वोट दिया था? अगर हम बात करें 2019 के इलेक्शंस की, तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करी। इन्होंने उज्ज्वला योजना लेके आए, ये आयुष्मान भारत योजना लेके आए, इन्होंने लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज पे ज़्यादा फोकस किया, इन्होंने धारा 370 हटाई जिनसे लोगों का विश्वास इन पे बना, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी जिनसे लोगों का विश्वास और इन पे बना। लेकिन इन्होंने क्या किया? पुलवामा में हुए शहीदों के नाम पे इन्होंने वोट्स मांगी, क्योंकि करना बिल्कुल भी सही नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग। कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? 2024 के इलेक्शन से पहले इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, जिसपे 4 के 4 शंकराचार्य इनसे नाराज हो गए। लेकिन हमारे देश के लोगों का एक सबसे बड़ा लूज पॉइंट ये है कि वो धर्म के नाम पे सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब धर्म की बात आती तो सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और इसी वजह से वो इमोशनल फूल भी बन जाते हैं। लेकिन पर्सनली मेरा ये मानना है कि जब भी कोई पार्टी वोट्स मांगती है तो वो बहुत बड़े बड़े वादे करती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन जैसे ही वो लोग चुनाव जीत जाते हैं तो वो लोग अपने सारे के सारे वादे भूल जाते हैं। यही हर सरकार में होता आया है और यही हर सरकार में आगे भी होगा। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के सामने सच्चाई ला के रखूँ, ताकि आप लोग एक बेहतर डिसीजन ले पाए, क्योंकि आपका एक वोट देश की किस्मत बदल सकता है। ना तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और ना ही मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। मैं सपोर्ट करता हूँ तो सिर्फ अपने इंडिया को, मैं सपोर्ट करता हूँ तो सिर्फ ह्यूमैनिटी को। और आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।